एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म हुदा एकेडमी। यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट 2। पार्ट 1 अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो जाकर आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहाँ से देख सकते हैं। एंड जो आपको ऑपरेटिंग सिस्टम के पार्ट 1 में पढ़ाया गया था, आई होप कि वो आपने पढ़ा है। जिन्होंने, उनके लिए अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं पढ़ा वो जाकर पढ़िए। उसके अंदर हमने ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है ये पढ़ा, और उसके बाद उसके टाइप्स के बारे में पढ़ा, डिटेल में हमने पढ़ा है उन सब चीज़ों के बारे में। वो सब चीज़ें आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी, तो जाकर प्लीज़ वो ज़रूर देखिएगा। और नई वीडियोज़ के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक। इस टॉपिक के अंदर हम लोग प्रोसेस, थ्रेड्स और प्रोग्राम्स के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट वीडियो के अंदर भी हमने प्रोसेस और थ्रेड्स और प्रोग्राम्स को डिस्कस किया था, जिसके अंदर हमने मल्टी प्रोग्रामिंग को डिस्कस किया, मल्टी थ्रेडिंग को डिस्कस किया, मल्टी प्रोसेसिंग को डिस्कस किया। तो उसी के बेस पर ये क्वेश्चन है, प्रोग्राम, प्रोसेस और हमारा जो थ्रेड है उसके बीच में क्या डिफरेंस है, या फिर वो तीनों चीज़ें में क्या डिफरेंस है, या फिर तीनों चीज़ों की जो डेफिनेशन है वो क्या है। ठीक है, तो ये इस तरीके का क्वेश्चन जो है आपसे पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट वन जो है हमारा प्रोसेस स्टेट्स है। ये मेरा हैंड रिटन डायग्राम है जो मैंने यहाँ पे रखा है। प्रोसेस स्टेट्स के बारे में डिस्कस करेंगे और किस स्टेट्स के अंदर क्या काम होता है उसको डिस्कस करेंगे। इस स्टेट्स के साथ साथ ही हम लोग जो है शेड्यूलिंग वाला टॉपिक भी डिस्कस करेंगे, बिकॉज जो हमारी स्टेट्स हैं उसके अंदर हमारा मीडियम टर्म शेड्यूलर, हमारा लास्ट टर्म शेड्यूलर, हमारा शॉर्ट टर्म शेड्यूलर, सब चीज़ें यूज होती हैं, तो उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वन इज योर प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। पीसीबी क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका, शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर आपको पूछ लिया जाता है। देन हमारे तीनों तरीके के जो शेड्यूलर हैं उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। एंड इस तरीके से आपको डिफरेंस के अंदर अच्छी चीज़ें याद रहती हैं, तो मे बी आपको डिफरेंस भी आ सकता है और आपको सिंपल पूछ सकते हैं कि शॉर्ट टर्म शेड्यूलर क्या होता है, मीडियम टर्म शेड्यूलर क्या होता है, तो आप सिंगल इस तरीके से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट उसके बाद जो हमारी वन वर्ड डेफिनेशंस हैं ये आपको पता होनी चाहिए। डिस्पैचर क्या होता है, थ्रूपुट क्या होती है, टर्न अराउंड टाइम क्या होता है, ये सब चीज़ें जो है वन वर्ड डेफिनेशंस हैं ये, एंड वन लाइन डेफिनेशंस है। और उसके बाद हमारे पास जो प्रीएम्प्टिव एंड नॉन प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग आती है वो है। एंड लास्ट वन इज योर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एल्गोरिदम्स। वो यहाँ पर मेंशन करना रह गया, यहाँ पर लिखना है डिफरेंट टाइप्स ऑफ एल्गोरिदम्स और शेड्यूलिंग एल्गोरिदम्स। ठीक है, तो ये सारी की सारी हमारी शेड्यूलिंग एल्गोरिदम्स है ये वाली। एंड लास्ट वन जो है एसजेएफ एंड एसआरटी के अंदर क्या डिफरेंस होता है। बहुत सारे बच्चे जो है इस क्वेश्चन में कंफ्यूज रहते हैं, ये वाला टॉपिक्स हम लोग पढ़ने वाले हैं, दैट्स इट। और इस वीडियो के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपके टॉपिक्स हैं शेड्यूलिंग एल्गोरिदम से लेकर आपके वन वर्ड डेफिनेशन से लेकर वन लाइन डेफिनेशन से लेकर आपके जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे इसके अंदर कवर हैं। प्रोसेस क्या होता है, थ्रेड्स क्या होता है, प्रोग्राम क्या होता है, स्टेट्स क्या होती हैं, किस तरीके की स्टेट्स, किसके साथ क्या ट्रांजिशन रहती है, पीसीबी क्या रहता है, आपकी शेड्यूलिंग एल्गोरिदम होती क्या है, वो सारी चीज़ें हम लोग आज इसमें डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन। प्रोग्राम क्या होता है। अ प्रोग्राम इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन रिटन इन अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क और सेट ऑफ टास्क। यानी कि एक टास्क को जो हम कंप्लीट करना चाहते हैं, हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर एक प्रोग्राम लिखते हैं, चाहे वो सी हो, C++ हो, जावा हो। ठीक है, तो कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर जब अपने टास्क के लिए अपना प्रोग्राम लिख रहे हैं, या फिर सेट ऑफ टास्क के लिए आप एक प्रोग्राम लिख रहे हैं, उसको हम बोलते हैं सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन प्रोग्राम। ठीक है, इट इज टाइपिकली स्टोर्ड इन अ फाइल ऑन डिस्क एंड रिप्रेजेंट एन एग्जीक्यूटेबल एंटिटी। तो ये सारे की सारी जो हमारा प्रोग्राम होता है वो एक फाइल में स्टोर होता है, और जो फाइल है वो हमारी डिस्क में स्टोर होती है। एंड ये हमें क्या रिप्रेजेंट करता है कि एग्जीक्यूट होने वाला है, क्योंकि प्रोग्राम जो लिखा है वो एग्जीक्यूशन के बाद ही जो है अपनी आउटपुट को रिप्रेजेंट करता है, तो एग्जीक्यूट होगा वो। ठीक है, एग्जीक्यूटेबल एंटिटी है जिसको एग्जीक्यूट किया जा सकता है। एंड प्रोग्राम कैन बी कंपाइल्ड और इंटरप्रेटेड। कंपाइल किया जा सकता है, पूरी के जितनी भी लाइन्स लिखी है पूरी प्रोग्राम्स की वो कंपाइल कर दें, या फिर लाइन बाय लाइन जो है वो उसको इंटरप्रेट किया जा सकता है। एंड दिस सर्व एज अ ब्लूप्रिंट फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ अ टास्क ऑन कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम के अंदर जो भी हमारा टास्क जो है एग्जीक्यूट होने वाला है, क्या टास्क एग्जीक्यूट होने वाला है, उसका एज अ ब्लूप्रिंट मेरा क्या होता है, प्रोग्राम होता है। ठीक है, तो ये आप जो है मेंशन कर सकते हो। नेक्स्ट हम जो पहले प्रोसेस को पढ़ेंगे। पहला जो हमारा पॉइंट है वो प्रोग्राम है, सेकेंड जो हमारा पॉइंट है वो हमारा प्रोसेस है। प्रोसेस क्या होता है, मेरा इंस्टांस होता है। ठीक है, प्रोग्राम जो होता है वो मेरा प्रॉपर फुल फ्लेज इंस्ट्रक्शन ऑफ कोड है, बट उसका जो एक इंस्टांस है वो कब बनता है, जब मेरा प्रोग्राम जब एग्जीक्यूट के टाइम पे जाता है, जो वो प्रोग्राम होता है वो चेंज होता है प्रोसेस के अंदर। तो जो प्रोग्राम है वो मेरा, वो प्रोसेस जो है उसका इंस्टांस है। ठीक है, प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन, जब प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के अंदर जाता है तो प्रोसेस मेरा उसके इंस्टांस की तरह काम करता है। व्हेन अ प्रोग्राम इज लोडेड इनटू मेमोरी एंड एग्जीक्यूटेड, जब हमारा जो प्रोग्राम है वो मेमोरी के अंदर जाता है, लोड किया जाता है एग्जीक्यूट करने के लिए, इट बिकम्स अ प्रोसेस। तो जो प्रोग्राम है वही मेरा प्रोसेस बनता है, कब, जब वो लोड किया जाता है मेमोरी के अंदर। ठीक है,
A process is an independent entity with its own memory space, resources and execution context. अब जो मेरा प्रोसेस है उसके पास अपनी इंडिपेंडेंट एंटिटी होती है, वो उसकी अपनी मेमोरी होती है, मेमोरी स्पेस होता है, अपने रिसोर्सेज को यूज़ करता है, एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट होता है उसका, इट हैज़ इट्स ओन प्रोग्रामर काउंटर, इसका अपना काउंटर रहता है, स्टैक होता है, वेरिएबल्स होते हैं, और हर एक जो प्रोसेस होता है उसका एक पीसी भी क्रिएट होता है, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक, जो बहुत सारी चीज़ों को, बहुत सारी इंफॉर्मेशन को कंटेन करके रखता है, जैसे प्रोसेस की आईडी, प्रोसेस का पॉइंटर, उसका पेरेंट पॉइंटर, चाइल्ड पॉइंटर, कौन सी फाइल को एक्सेस कर रहा है, कौन सी मेमोरी को एक्सेस कर रहा है, मेमोरी का एड्रेस क्या है, वो सब चीज़ें जो है पीसीबी के अंदर स्टोर होती हैं. प्रोसेस आर मैनेज्ड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम, और इनको मैनेज कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम करता है. एंड ईच प्रोसेस रन इट्स ओन प्रोटेक्टेड मेमोरी स्पेस, और जो प्रोसेस होता है वो हमेशा रन होता है उसकी मेमोरी स्पेस के अंदर, जो उसके लिए प्रोटेक्टेड होता है. प्रोसेसेस कैन बी कंकरेंट एंड कम्युनिकेट विद ईच अदर थ्रू इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन मैकेनिज्म. अब ये भी पूछ सकते हैं इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन मैकेनिज्म क्या होता है. जब मेरे बहुत सारे मल्टीपल प्रोसेसेस जो हैं एग्जीक्यूट हो रहे होते हैं एंड देन वो आपस में कम्युनिकेशन करते हैं, उसको हम बोलते हैं इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन मैकेनिज्म. ठीक है, तो अब आता है हमारे पास थ्रेड. तो जैसे हमने बोला प्रोग्राम फर्स्ट है, उसका इंस्टांस होता है मेरा प्रोसेस. अब जो प्रोसेस है वो भी जो अपना काम है वो आगे किसी से करा सकता है, वो होता है मेरा थ्रेड. ठीक है, अ थ्रेड इज अ यूनिट ऑफ एग्जीक्यूशन विद इन अ प्रोसेस. जो मेरा प्रोग्राम था उसकी वो किसकी हेल्प से हो रहा था एग्जीक्यूट, प्रोसेस की. अब जो प्रोसेस है वो किसकी हेल्प से एग्जीक्यूट होगा, थ्रेड्स की. अब जो थ्रेड होते हैं वो एक मेरी यूनिट होती है एग्जीक्यूशन के अंदर, किसके अंदर, प्रोसेस के अंदर होते हैं, विद इन अ प्रोसेस. एक प्रोसेस के अंदर मेरा थ्रेड होता है. इट रिप्रेजेंट सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट कैन बी शेड्यूल्ड एंड एग्जीक्यूटेड इंडिपेंडेंटली. ये जो मेरा एक सीक्वेंस होता है, रिप्रेजेंट करता है एक सीक्वेंस को, एक इंस्ट्रक्शंस को, सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन को रिप्रेजेंट करता है, जो एक शेड्यूल्ड होते हैं कि किसके बाद कौन सा काम करना है, कौन सी जो यूनिट है वो एग्जीक्यूट होगी इंडिपेंडेंटली. ठीक है, थ्रेड्स शेयर द सेम मेमोरी स्पेस एंड रिसोर्सेज विद इन अ प्रोसेस. जो प्रोसेस की मेमोरी होती है, जो प्रोसेस के पास रिसोर्सेज होते हैं, वो सारे के सारे जो यूज़ कर सकता है वो थ्रेड यूज़ कर सकता है, क्योंकि वो प्रोसेस के अंदर ही है, और प्रोसेस की जितनी भी मेमोरी है, जितने भी रिसोर्सेज हैं, वो सब मेरा थ्रेड यूज़ कर सकता है. मल्टीपल थ्रेड्स विद इन अ प्रोसेस कैन रन कंकरेंटली. एक प्रोसेस के अंदर बहुत सारे थ्रेड्स हो सकते हैं एंड वो एक टाइम पे रन कर सकते हैं. ठीक है, अलाउइंग फॉर पैरेलल एग्जीक्यूशन ऑफ टास्क. अब जब एक साथ पे वो रन करेंगे तो सबके जो अपना अपना काम इंडिपेंडेंटली वो कर रहे हैं, पैरेलल एग्जीक्यूशन कर रहे हैं. ठीक है, थ्रेड्स विद इन द सेम प्रोसेस कैन कम्युनिकेट एंड शेयर डेटा मोर इजीली कंपेयर टू द इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन. अब वो भी हमारे प्रोसेस की तरह, जैसे बहुत अलग अलग प्रोसेस जो है कम्युनिकेट कर पा रहे थे, वैसे ही जो अलग अलग थ्रेड्स हैं वो भी प्रोसेस के अंदर कम्युनिकेट कर पाते हैं ईजिली. ठीक है, और ये इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन के थ्रू होता है. However, each thread had its own program counter and stack. हर एक प्रोसेस का जो है अपना प्रोग्राम काउंटर होता है, और हर एक थ्रेड का भी जो है वो अपना एक प्रोग्राम काउंटर होता है. ठीक है, तो ये जो तीन चीज़ें हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको क्लियर होनी चाहिए, प्रोसेस, थ्रेड एंड प्रोग्राम. ठीक है, ओके, नेक्स्ट आता है हमारे प्रोसेस स्टेट्स. तो यहाँ पर मैंने ये हैंड रिटन डायग्राम इसलिए यूज़ किया बिकॉज मुझे यहाँ पर ये लेबलिंग करके आपको बताना था कौन सा किस टाइप में है. तो सबसे पहले जो मैं आपको स्टेप बता रही हूँ वो आप मेंशन भी कर सकते हो, कॉपी पर लेके बैठ सकते हो, कि यहाँ पर जो सबसे पहले स्टेट आएगी, हमारी न्यू स्टेट आएगी. आपकी लाइनिक्स के अंदर एक पीसी कमांड होती है, PS कमांड होती है. PS कमांड के थ्रू अपने जितने भी हमारे प्रोसेस स्टेट्स हैं उनको देख सकते हो. सबसे पहले जो हमारी स्टेट आती है वो आती है न्यू स्टेट. ठीक है, तो आप सबसे पहले बनाएंगे न्यू स्टेट, उसके बाद आप बनाएंगे रेडी स्टेट. अभी आपने कोई एरो वगैरह कुछ नहीं बनानी, सिर्फ पहले न्यू स्टेट बनाएंगे आप, फिर उसके बाद आप रेडी स्टेट बनाएंगे, फिर उसके बाद आप रनिंग स्टेट बनाएंगे, और उसके बाद हम टर्मिनेट स्टेट बनाएंगे. ठीक है, टर्मिनेशन बनाएंगे. ठीक है, चार चीजें हमने बनाई, कौन सी, न्यू, रेडी, रनिंग, टर्मिनेशन. ठीक है, बीच में कोई एरो नहीं बनाई, अभी कुछ नहीं बनाया. ठीक है, अभी हम सिंपल चीज समझते हैं. सबसे पहले आपने जब भी कोई प्रोसेस को आपने क्रिएट किया, जब भी आपने कोई प्रोग्राम को क्रिएट किया, तो वो आपका कहाँ पे पहुंच जाएगा, न्यू स्टेट के अंदर, यानी कि वो न्यू अभी क्रिएट हुआ है. ठीक है, न्यू आया है. वो क्रिएट होने के बाद क्या होता है, वो हमारे रेडी स्टेट में जाता है. रेडी स्टेट के अंदर जाने के बाद कि वो अभी रेडी है काम करने के लिए. ठीक है, रेडी स्टेट के बाद वो आपका रनिंग स्टेट में जाता है. अभी वो रेडी है काम करने के लिए, अपनी वो क्यू के अंदर है. क्यू क्या होता है, हमारे एक डेटा स्ट्रक्चर होता है. ठीक है, तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट डेटा स्ट्रक्चर होता है क्यू मेरा, जिसके अंदर जो प्रोसेस जो है पहले आएगा वो सबसे पहले एग्जीक्यूट होगा, फिर जो सेकंड टाइम पे आएगा फिर वो सेकंड टाइम पे एग्जीक्यूट होगा. जैसे जैसे मेरे प्रोसेस आते रहेंगे, लाइन में लगते रहेंगे, वैसे वैसे वो क्या करते रहेंगे, रेडी होते रहेंगे और एग्जीक्यूट होते रहेंगे. ठीक है, तो जैसे रेडी के अंदर आया, विच मीन्स यहाँ पर जो रेडी होती है वो मेरी रेडी क्यू होती है.
रेडी क्यों होती है, वो कहाँ होती है, मेरी रैम के अंदर। आपको सारी इन्फॉर्मेशन रिटर्न में मिल जाएगी, पर अभी समझिए मेरे साथ। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है, न्यू स्टेट होती है, जैसे ही प्रोसेस क्रिएट हुआ न्यू है। देन उसके बाद रेडी स्टेट होती है। रेडी स्टेट के अंदर आपकी रेडी क्यू होती है, जो मेन मेमोरी के अंदर होती है, रैम के अंदर होती है। ठीक है, रैम के अंदर आपकी क्यू के अंदर बहुत सारे प्रोसेसेस लगे होते हैं कि हमें 1 बाय 1 एग्जीक्यूट होना है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे जो एग्जीक्यूशन के लिए मेरे प्रोसेसेस वेट कर रहे होते हैं। एंड देन जैसे ही वो मेरे रनिंग स्टेट में आता है, विच मीन्स पहले वाले का नंबर आया, और वो पहले वाला जो है वो कौन लेकर आता है, मेरा डिस्पैच लेकर आता है। कौन लेकर आता है, डिस्पैच करता है, वो डिस्पैचर लेकर आता है। इसका मतलब होता है रेडी स्टेट में जितने भी क्यू के अंदर प्रोसेसेस हैं, उनमें से किसी एक को रनिंग स्टेट में लेकर आना, दैट्स कॉल्ड योर डिस्पैच। ठीक है, डिस्पैच करा हमने रनिंग के अंदर, और उसका जो रनिंग का काम था वो आराम से उसने पूरी की पूरी एग्जीक्यूशन करी, मेमोरी का यूज किया, सीपीयू का यूज किया। रनिंग स्टेट का मतलब होता है सीपीयू को प्रोवाइड करना। क्या मतलब होता है, सीपीयू को प्रोवाइड करना। जैसे ही हमने सीपीयू को प्रोवाइड किया, उसकी एग्जीक्यूशन हुई, और एग्जीक्यूशन होने के बाद उसने बीच में कोई और काम नहीं किया, बहुत अच्छा बंदा था, अपना सारा काम कंप्लीट कराकर उसने प्रोसेस ने वो टर्मिनेट हो गया। टर्मिनेट का मतलब क्या होता है, खत्म हो गया, एक तरीके से उसका जो काम था वो कंप्लीट हो गया। और जब हमारा कोई भी काम कंप्लीट हो जाता है, तो उसने जितनी भी मेमोरी वगैरह यूज करी, जहां पर भी उसने स्टोरेज करी, सीपीयू को उसने यूज किया, वो सब चीजें जो है वो रिलीज करके जाता है, डी एलोकेशन करके जाता है। मतलब जो जो चीजें उसने अभी कंटेन करी हुई थी, वो सब चीजें क्या करता है, डी एलोकेट करता है। तो ये तो हो गया मेरा सिंपल प्रोसेस कि एक प्रोसेस बनता है न्यू स्टेट के अंदर, फिर उसको रेडी स्टेट में भेजा जाता है। जो रेडी स्टेट होती है वो क्यू के अंदर खड़ा होता है, एंड देन उसके बाद वो रनिंग स्टेट में जाता है, जहां पर उसको सीपीयू प्रोवाइड किया जाता है। एंड सीपीयू के बाद वो उसका अपना काम करता है, एंड वो टर्मिनेट हो जाता है, और अपने सारे रिसोर्सेज को वो डी एलोकेट कर देता है। तो ये तो हो गया मेरा सिंपल प्रोसेस। ठीक है, बट अब दूसरे तरीके से हम इसको समझेंगे तो पहला तरीका हो गया ये, सेकेंड तरीका। ठीक है, न्यू स्टेट के अंदर कोई भी प्रोसेस का बना, उसके बाद जो लॉन्ग टर्म शेड्यूलर होता है, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर का मतलब क्या होता है, शेड्यूलर डिसाइड करता है कि क्या काम होने वाला है, किस टाइम पे होने वाला है। तो लॉन्ग टर्म शेड्यूलर क्या करता है, उसको रेडी के अंदर लेकर आता है। रेडी के अंदर क्या होता है, हमारे पास क्यू होती है, रैम के अंदर रेडी क्यू होती है, जिसके अंदर मेरे सारे प्रोसेसेस लगे होते हैं। एंड देन सेम चीज वो रनिंग के अंदर दे देता है। रनिंग के अंदर उसको सीपीयू प्रोवाइड किया जाता है, जो डिस्पैचर जो है उसको रनिंग के अंदर छोड़ता है। अब यहाँ रनिंग के टाइम पर फॉर एग्जांपल उसे इनपुट आउटपुट रीड करने की जरूरत पड़ गई, या फिर उसको वेटिंग रहना पड़ गया, या फिर किसी और काम की जरूरत पड़ गई, तो वो सारा का सारा कहाँ जाएगा, मेरा वेटिंग स्टेट के अंदर जाएगा। किसके अंदर जाएगा, वेटिंग स्टेट के अंदर जाएगा। ठीक है, तो वो बोलेगा, रनिंग स्टेट बोलेगी ना, एग्जीक्यूशन कहेगा कि मैं एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, बट आपको भी इनपुट आउटपुट की रिक्वेस्ट कर रहा हो, आपको कोई फाइल रीड करनी है, तो आप जाओ वेटिंग स्टेट के अंदर जाओ, ब्लॉक स्टेट के अंदर जाओ, और मैं तब तक क्या करूँगा, किसी और वाले रेडी वाले को एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, ये दूसरा तरीका है मेरा। तो यहाँ पर वेटिंग स्टेट के अंदर वो अपना इनपुट आउटपुट रीड कर रहा है। तो ये जो काम होता है रनिंग से लेके वेटिंग तक का, वो होता है मेरा शेड्यूलर। वो कौन करता है, मेरा शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। कौन करता है, मेरा शॉर्ट टर्म शेड्यूलर करता है। ठीक है, तो ये वाला जो काम है रनिंग से लेके वेटिंग तक का, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर करता है। वो रनिंग से लेके आता है अपने वेटिंग के अंदर, और वेटिंग के अंदर वो इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट, जो भी उसने काम करना था इनपुट आउटपुट का, वो करेगा। उसको कंप्लीट करने के बाद अब वो वापस से रनिंग में नहीं जा सकता। देखो कोई एरो नहीं है यहाँ पे, वापस से रनिंग में नहीं जा सकता, क्योंकि रनिंग वाला जो है वो रेडी से सेकंड वाले प्रोसेस को क्या कर रहा है, नेक्स्ट जो प्रोसेस था उसको अब एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर दिया। अब उसको हम बीच में नहीं रोक सकते। तो इस वाले जो वेटिंग वाला प्रोसेस है, इसको वापस से किस में जाना पड़ेगा, रेडी में जाना पड़ेगा, पीछे क्यू के अंदर लगना पड़ेगा, एंड जब उसकी टर्न आएगी वो तभी एग्जीक्यूट कर सकता है। हो गया क्लियर। तो जो हमारा रनिंग है वो अपनी वेटिंग में भेजेगा, जैसे ही वेटिंग का काम कंप्लीट हो जाएगा वापस से रेडी के अंदर जाएगा, और फिर जो सेम प्रोसेस था उसका डिस्पैच होने का, वो सेम प्रोसेस चलेगा। ये हो गई मेरी दूसरा तरीका। ठीक है, फिर तीसरा तरीका मेरा क्या होगा, क्रिएट होगा प्रोसेस, रेडी के अंदर जाएगा, क्यू के अंदर जाएगा, उसके बाद जो है वो रनिंग के अंदर जाएगा। रनिंग के अंदर जाते जाते यहाँ पर रेडी के अंदर जो है कोई हाई प्रायोरिटी प्रोसेस आ गया। हाई प्रायोरिटी प्रोसेस आ गया मतलब उसको पहले एग्जीक्यूट करना जरूरी है, वो हाई प्रायोरिटी का है। तो हमें इस वाले को क्या करना पड़ेगा, रनिंग के अंदर जो है उसको रोकना पड़ेगा। और उसको रोकने के लिए हम वेटिंग में नहीं भेजेंगे, क्योंकि वेटिंग वाले तो खुद जब हम रिक्वेस्ट करता है इनपुट आउटपुट के लिए तब हम भेजते हैं। तो वो क्या करेगा, वापस से जो प्रोसेस यहाँ पर एग्जीक्यूट हो रहा है उसको कहाँ भेज देगा, रेडी के अंदर, और रेडी से जो प्रायोरिटी वाला प्रोसेस है उसको ले आएगा रनिंग के अंदर। ठीक है, तो यहाँ से एक रिक्वेस्ट आए कि प्रायोरिटी वाले को क्या करना है, एग्जीक्यूट करना है, तो आप वापस यहाँ पे भेज देंगे प्रायोरिटी वाला, और यहाँ पर जो एग्जीक्यूट हो रहा था उसको भेज दोगे रेडी के अंदर। तो ये हो गया आपकी लाइन जो है वो है प्रायोरिटी वाली लाइन। ठीक है,
ये हो गया तीसरा तरीका आपका, ठीक है। पहला आपका सिंपल चलेगा लाइन, दूसरी चलेगी आपकी ये वेटिंग वाली स्टेट, तीसरी चलेगी आपकी प्रायोरिटी वाली स्टेट। आई होप कि क्लियर है। चौथा जो आपका तरीका आता है वो ये, जिसके अंदर हम सस्पेंड वेट और सस्पेंड रेडी क्यू का यूज करेंगे, वो आपका फोर्थ तरीका है, ठीक है। अब क्या होगा, जब हमने कोई भी प्रोसेस को क्रिएट किया उसको हम लॉन्ग टर्म शेड्यूलर की हेल्प से, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर का हेल्प का मतलब क्या है यहाँ पे, कि हमने यहाँ पे मल्टी प्रोग्रामिंग का यूज किया। बहुत सारे जो प्रोसेस हैं या फिर बहुत सारे जो प्रोग्राम्स हैं उसको हमने रेडी क्यू के अंदर ले आए कि आप यहाँ पर आ जाइए एक साथ में, ठीक है। तो जो एक साथ में लाने का काम है, बहुत सारा काम कर रहे हैं हम एक साथ में लाने का, तो वो लॉन्ग टर्म शेड्यूलर कर रहा है, तो रेडी के अंदर आ गया। अब रेडी के अंदर बहुत सारे जो प्रोसेसेस हैं वो आ गए हैं और कोई और न्यू प्रोसेस भी आ रहा है। कौन सा प्रोसेस आ रहा है, जिसकी प्रायोरिटी हाई है, बट यहाँ पर रेडी क्यू में तो जगह ही नहीं है उस प्रोसेस की, बट उसकी प्रायोरिटी हाई है। तो हम क्या करेंगे, जो ऑलरेडी यहाँ पे प्रोसेसेस हैं, ऑलरेडी वाले जो आया है वो उसको नहीं, जो ऑलरेडी प्रोसेसेस हैं जो वेट कर रहे हैं उनको हम डाल देंगे सस्पेंडेड के अंदर। वो भी हमारे तरीके एक तरीका है, ठीक है, सस्पेंडेड के अंदर डाल देंगे। एंड जो हमारा हाई प्रायोरिटी का आया था उसको हम रेडी क्यू में रख देंगे। ये जो सस्पेंड हमारा रेडी क्यू है एंड सस्पेंड हमारा जो वेट है, इसका मतलब होता है एडिशनली हम इसको यूज कर सकते हैं, एडिशनली यूज कर सकते हैं। विच मीन्स अगर यहाँ पर जो है वर्स्ट केस के अंदर हमारा जो रेडी क्यू है या हमारा वेटिंग ब्लॉक जो है अगर वो भर जाए, तो वहां पर हम क्या कर सकते हैं, इनका यूज कर सकते हैं सस्पेंड का। तो आपने क्या करना है, पुराने वालों को तो अंदर डाल देना है और जो नेक्स्ट वाला प्रायोरिटी वाला है उसको रेडी क्यू में लगा देना है एंड देन फिर उसको रनिंग स्टेट में भेजना है, ठीक है। तो यहाँ पर तो ये आपको समझ में आ गया कि रेडी वाला और सस्पेंड वाले का क्या काम है। और इनके बीच में जो हमारा काम चलता है वो हमारा चलता है मीडियम टर्म शेड्यूलर का। किसका चलता है जी, मीडियम टर्म शेड्यूलर, जो मीडियम वाला काम करता है, ठीक है। उसके बाद सेम चीज यहाँ पर, अगर रनिंग के अंदर आपका फर्स्ट प्रोसेस आया और उसने बोला कि मुझे इनपुट आउटपुट की जरूरत है, वो रिक्वेस्ट कर रहा है, तो आप उसे वेटिंग स्टेट में भेज देंगे। फिर आपने सेकेंड प्रोसेस को एग्जीक्यूट करना स्टार्ट किया, उसने भी बोला कि मुझे इनपुट आउटपुट को यूज़ करना है, उसने रिक्वेस्ट करी, फिर आप उसको वेटिंग ब्लॉक में भेज देंगे। थर्ड ने भी सेम किया, फोर्थ ने भी सेम किया, फिफ्थ ने भी सेम किया। तो इस टाइम पर आपके जितने भी प्रोसेस आ रहे हैं सबको इनपुट आउटपुट करने की जरूरत पड़ रही है, तो आपका जो वेटिंग ब्लॉक स्टेट है वो भी क्या हो जाएगी, वर्स्ट केस में फुल हो जाएगी। तो वहां पर जो आपको वर्स्ट केस के अंदर वेटिंग ब्लॉक को भी हेल्प लेनी पड़ेगी एडिशनल वाले की। जो ये वेटिंग ब्लॉक स्टेट होती है ये भी आपकी रैम के अंदर ही होती है, और जो हमारी सस्पेंडेड वेट स्टेट होती है हमारी सेकेंडरी स्टोरेज होती है। नोट डाउन कर लो इस पॉइंट को, जो वेटिंग ब्लॉक स्टेट होती है वो आपकी रैम के अंदर होती है एंड जो हमारी सस्पेंड वाली स्टेट होती है वो आपकी सेकेंडरी स्टोरेज के अंदर होती है। और इस टाइम पर हम लोग क्या करते हैं, वर्स्ट केस के अंदर अपने बहुत सारे जिनको रीड करना है फाइल को या फिर इनपुट आउटपुट करना है, वो सारी चीज़ों को सस्पेंड वेट में भेज देते हैं ताकि जो हमारा काम है वो हो सके, ठीक है। तो ये चार चीजें हैं, अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप मुझे कमेंट करना, मैं आपको ब्लैक बोर्ड पे अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है। अभी हम लोग इसको एक बारी स्टेज को पढ़ते हैं, ठीक है, साथ साथ मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूंगी आपको। सबसे पहले हमारी जो स्टेट होती है वो क्रिएट स्टेट होती है। क्रिएशन अ प्रोसेस इन्वॉल्व्स इनिशिएटिंग अ सेकेंडरी मेमोरी मैनेजमेंट स्कीम, यानी कि सेकेंडरी मेमोरी मैनेजमेंट के अंदर, सेकेंडरी मेमोरी के अंदर जो भी आपका एक प्रोसेस क्रिएट हुआ है उसके इनिशिएशन को हम बोलेंगे क्रिएशन। इन द लॉन्ग टर्म, ठीक है, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर की हेल्प से होती है। इट इनकम्पेसेस मल्टीपल प्रोग्रेशंस इन द रेडी क्यू, और ये क्या करता है, रेडी क्यू के अंदर बहुत सारे जो प्रोसेसेस को लेकर आने की कोशिश करता है, विच फैसिलिटेट बाय मल्टी प्रोग्रामिंग। और ये हमें किस चीज की फैसिलिटी देती है, मल्टी प्रोग्रामिंग की। तो यही चीज हमने यहाँ पे बोली कि न्यू वाला क्या करता है, प्रोसेस को हमने क्रिएट किया एंड फिर लॉन्ग टर्म शेड्यूलर हमारी हेल्प करता है कि मल्टीपल प्रोग्राम्स को या मल्टीपल प्रोसेसेस को हम रेडी क्यू के अंदर लेकर आए एक ही टाइम पर। तो ये हमारी हेल्प करता है मल्टी प्रोग्रामिंग के अंदर, ठीक है, ये पॉइंट क्लियर। सेकंड, रेडी क्यू। रेडी क्यू का क्या काम है, प्रोसेसेस इन द रेडी क्यू अवेट्स एलोकेशन ऑफ रैम, यानी कि रैम के अंदर होती है ये, थ्रू द डिस्पैचर दे ट्रांजिशन टू द रनिंग स्टेट। अब ये जो रेडी क्यू होता है इसके अंदर जो सारे प्रोसेसेस हैं, अब इसके थ्रू, डिस्पैचर के थ्रू ये रनिंग स्टेट के अंदर जाता है, ठीक है। रेडी से डिस्पैचर हेल्प करता है रनिंग के अंदर भेजने की, ये चीज देखिए यहाँ पर, ठीक है। डिस्पैचर दे ट्रांजिशन टू रनिंग स्टेट, डिस्पैचर क्या करता है, रनिंग स्टेट के अंदर लेकर आता है। वेयर इन द सीपीयू एग्जीक्यूट द डेजिग्नेटेड टास्क, और रनिंग के अंदर क्या करता है, एग्जीक्यूट करता है जो भी हमारा टास्क आया है। द सिस्टम ऑपरेट्स आइदर विद अ सिंगल सीपीयू एग्जीक्यूटिंग वन टास्क एट अ टाइम और मल्टीपल टास्क हैंडलिंग टास्क कंकरेंटली। अब सिंपल समझो कि जो सिस्टम है मेरा, यहाँ पर जो
ये एग्जीक्यूशन हो रही है, अगर मेरे पास एक CPU है तो सिंगल टास्क एग्जीक्यूट हो सकता है, अगर मेरे पास मल्टीपल CPU है तो मल्टीपल टास्क भी एग्जीक्यूट हो सकते हैं, ठीक है। बट हम यही सोच के चल रहे हैं कि वहाँ पर सिंगल CPU है, ठीक है। नेक्स्ट आता है रनिंग स्टेट। इफ अ टास्क कंप्लीट्स विदाउट एनी डिस्टर्बेंस इट प्रोसीड स्मूथली। अगर यहाँ पर कोई उसको डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं हुई, कोई वेटिंग स्टेट का यूज नहीं हुआ, कोई सस्पेंडेड स्टेट का यूज नहीं हुआ, कोई प्रायोरिटी वाली चीज नहीं आई, तो वो डायरेक्टली स्मूथली क्या हो जाएगी, टर्मिनेट हो जाएगी, ठीक है। ओके, फिर रनिंग टू रेडी। रनिंग टू रेडी का मतलब है ये प्रायोरिटी, रनिंग ये है, रेडी ये है, तो रनिंग टू रेडी, तो इसका मतलब प्रायोरिटी की बात हो रही है, ठीक है। व्हेन अ रनिंग प्रोसीड्स नीड्स टू रिटर्न टू द रेडी स्टेट, सर्टेन इवेंट्स ट्रिगर दिस ट्रांजिशन। फॉर इंस्टेंस, when a high priority takes arrive on when the time quantum of the running process expire। अब दो कंडीशंस हो सकती हैं, या तो कोई हाई प्रायोरिटी वाला आए, ठीक है, रेडी स्टेट के अंदर कोई हाई प्रायोरिटी का आया तो हमें यहाँ पर जो एग्जीक्यूट हो रहा था टास्क को रोकना पड़ा एंड देन उसको वापस से रेडी में भेजना पड़ा, और जो प्रायोरिटी वाला था उसको एग्जीक्यूट करना पड़ा। या दूसरी चीज हो सकती है जो हमने टाइम शेयरिंग के अंदर पढ़ा, टाइम क्वांटम, टाइम स्लाइस। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो जाकर देखिए, हमारे पास थोड़ा थोड़ा टाइम होता है मल्टीटास्किंग के अंदर या फिर टाइम शेयरिंग के अंदर, जिसके अंदर हम टास्क को क्या करते हैं, टाइम के टुकड़ों में बांट देते हैं कि एक टाइम पर हम इतना काम करने वाले, दूसरे टाइम पे इतना करने वाले, तो उसके अंदर भी जो है रनिंग से हम लोग रेडी के अंदर जा सकते हैं, जब हम टाइम क्वांटम की बात कर रहे हैं या फिर हम लोग प्रायोरिटी की बात कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आता है इसका जो काम होता है वो कैसे होता है, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर की हेल्प से होता है, मूविंग द प्रोसेस बैक टू रेडी स्टेट। काम क्या होता है इसका, बैक करना वापस से रेडी स्टेट के अंदर। फिर आता है रनिंग टू वेटिंग, यानी कि रनिंग से लेके वेटिंग तक का काम क्या होता है वो, ठीक है। अ रनिंग प्रोसेस में ट्रांजिशन टू अ वेटिंग स्टेट व्हेन इट रिक्वायर्स इनपुट आउटपुट ऑपरेशन। वही चीज हमने पढ़ी कि रनिंग से वेटिंग में कब जाएगा, जब भी कोई इनपुट आउटपुट करने की जरूरत पड़ी है, सच एज रीडिंग अ फाइल, कोई फाइल को रीड करना पड़ा। आफ्टर कंप्लीशन ऑपरेशन इट रिटर्न्स रेडी स्टेट, और वापस से जैसे ही उसका काम कंप्लीट होगा यहाँ पर वेटिंग स्टेट में, वो किस में चला जाएगा, रेडी स्टेट में चला जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है वर्स्ट सिनेरियो। वर्स्ट सिनेरियो क्या हो सकता है, वर्स्ट सिनेरियो के अंदर हमारा जो सस्पेंडेड वाला है ये और सस्पेंडेड वाला है रेडी वाला, ये दोनों सिनेरियो जो है मेरे कवर्ड हैं, ठीक है। इन सिनेरियो वेयर द वेटिंग क्यू रीचेज इट्स मैक्सिमम कैपेसिटी, अगर उसकी जो मैक्सिमम कैपेसिटी है उससे भी एक्सीड कर जाए या फिर उससे बाहर निकल जाए, प्रोसेसेस में एंटर द सस्पेंडेड स्टेट, तब हम लोग सस्पेंडेड स्टेट का यूज करते हैं। और जो ये सस्पेंडेड स्टेट होती है ये हमारी सेकेंडरी स्टोरेज के अंदर होती है, ठीक है। और ये एक जो लाइन आपको यहाँ दिख रही है बैकिंग स्टोरेज, विच मीन्स अगर यहाँ पर किसी टाइम पर ये वाला भी बिजी है, ये वाला भी बिजी है, और ये जो सस्पेंड वेट वाला है वो यहाँ पर कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा, तो उस टाइम पर जो सस्पेंडेड वाला है वो डायरेक्टली सस्पेंड वाले से क्या करेगा, कम्युनिकेट करेगा। विच मीन्स यहाँ पर सस्पेंड वेट को वेटिंग को देना है, वेटिंग क्या करेगा, रेडी को देगा, एंड रेडी जो है वो किससे ले रहा है, सस्पेंड से ले रहा है। मतलब एक तरीके से जो काम है सस्पेंड का वो जाना तो यहीं तक था ना, तो सेम चीज उसने एक शॉर्टकट निकाला कि मैं डायरेक्टली सस्पेंड वाले को ही दे दूंगा, तो ये वाला जो काम है वो आपका कम होता है, मेनली जो आपके 1 by 1 ऐसे ही जाते हैं, ठीक है। आई होप कि मैंने बहुत अच्छे से ट्राई किया है कि आपको समझ आए, और ये कोई जो लैंग्वेज है वो कोई आपकी जो लैंग्वेज बुक की नहीं है, जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया है यहाँ पर वही सिंपल लैंग्वेज के अंदर मैंने यहाँ पर उसको एक्सप्लेन किया है, ताकि जो मैंने आपको डायग्राम में एक्सप्लेन किया है सेम वर्डिंग के साथ आप रिलेट करें। जैसे जैसे आप उसको पढ़ेंगे आप इस डायग्राम को खुद से आप एक बार ड्रॉ करके देखेंगे, चला के देखेंगे कौन सा काम कहाँ हो रहा है, वो आपको सिंपली समझ आ जाएगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आता है हमारे पास प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक क्या होता है, एक डेटा स्ट्रक्चर होता है मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, जो सारे के सारे जितनी भी मेरी इंफॉर्मेशन है उसको स्टोर करके रखता है। और जो मेन चीज़ है यहाँ पर जो पीसीबी है मेरा, इसको मैं डिस्क्रिप्टर भी बोलती हूँ। अगर क्वेश्चन आता है व्हाट इज डिस्क्रिप्टर, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, पीसीबी का दूसरा नाम जो है वो डिस्क्रिप्टर ही है, ठीक है। व्हेन अ प्रोसेस इज क्रिएटेड, जैसे ही मेरा प्रोसेस जो है क्रिएट होता है, इनिशिएट होता है, इंस्टॉल होता है, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो है उसका पीसीबी क्रिएट हो जाता है, और उसके अंदर जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो उसके अंदर रहती है। जैसे ही पीसीबी की कोई इंफॉर्मेशन जो है अपडेट होती है तो वो पीसीबी के अंदर भी अपडेट हो जाती है। जैसे अभी जो पीसीबी है वो 20 MB की मेमोरी को यूज कर रहा था, तो उसकी इंफॉर्मेशन के अंदर 20 MB स्टोर था, पर अब उसको और मेमोरी की जरूरत पड़ी और वो 50 MB यूज कर रहा है, तो वो भी इंफॉर्मेशन जो है वो भी अपडेट होकर 50 MB हो जाएगी, ठीक है।
हर एक प्रोसेस स्टेट की जो भी ट्रांजिशन जैसे जैसे होगी वैसे वैसे उसके अंदर अपडेशन होगी। व्हेन द प्रोसेस टर्मिनेट इट्स पीसीबी रिलीज टू द पूल ऑफ फ्री सेल्स फ्रॉम विच न्यू पीसीबी आर ड्रॉन। ठीक है, अगर हमारा जो पीसीबी है उसका काम खत्म हो गया, एक प्रोसेस है उसका काम खत्म हो गया, तो जिसका पीसीबी है वो भी मेरा रिलीज हो जाएगा, वो भी मेरा टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो हर एक प्रोसेस का सिंगल पीसीबी होता है और हर एक प्रोसेस के पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है, जैसे प्रोसेस की हर एक प्रोसेस की आईडी होती है, उसका नंबर होता है, तो वो सारी जो इंफॉर्मेशन है वो किसके अंदर स्टोर होती है, पीसीबी के अंदर। ठीक है, हर प्रोसेस की स्टेट होती है, न्यू स्टेट में है, रेडी स्टेट में है, और अपनी रनिंग स्टेट में है, टर्मिनेट स्टेट में है, वेटिंग स्टेट में है, सस्पेंडेड स्टेट में है। तो वो सारे के सारे जो स्टेट्स हैं वो सारी की सारी स्टोर होती हैं। हर प्रोसेस की प्रायोरिटी डिसाइड होती है, किस प्रोसेस की कितनी प्रायोरिटी है, लोअर है, हायर है, प्रेसिडेंस है, कंपैरिजन है, जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी की स्टोर होंगी। पॉइंटर टू पेरेंट्स, अब जैसे हमने लिंक लिस्ट के अंदर पढ़ा था, डेटा स्ट्रक्चर होती है एक लिंक लिस्ट, तो उसके अंदर क्या होता है, एक जो नोड है उसका पेरेंट होता है, फर्स्ट नोड, हेड नोड, जो फॉर एग्जांपल 3 नोड्स हैं तो बीच वाले नोड का जो है फर्स्ट वाला क्या होगा, पेरेंट होगा, और सेकंड वाला नोड उसका चाइल्ड होगा। तो पॉइंटर जो है उसका जो पॉइंटर क्या होता है, एड्रेस, तो वो एड्रेस स्टोर करके रखता है अपने पेरेंट का भी और अपने चाइल्ड का भी, ताकि उसको पता रहे, वो ट्रैक कर पाए कि मेरा जो पेरेंट है या मेरा जो चाइल्ड है वो कहाँ पर है। ठीक है, और उसके एड्रेसेस को स्टोर करके रखता है। प्रोग्राम काउंटर होता है, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो है उसको क्या एग्जीक्यूट करनी है, प्रोसेस के पास कौन सी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन आने वाली है, वो सब प्रोग्राम काउंटर के अंदर स्टोर होता है। इनपुट आउटपुट स्टेटस इंफॉर्मेशन होती है, कब उसको एलोकेटेड हुआ था प्रोसेस, कब उसको कौन सा टास्क एलोकेट हुआ है, कौन से टास्क को परफॉर्म करना है, वो सारी स्टेटस के अंदर इंफॉर्मेशन रहती है। फाइल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन रहती है, कौन सी फाइल ओपन कर सकता है, रीड कर सकता है, रीड ओनली है, वो सब चीज़ें हैं। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन रहती है, लाइक सीपीयू, रियल टाइम, टाइम लिमिट्स एक्सेट्रा। तो ये सारा का सारा जो काम है मेरा पीसीबी का है, इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है मेरे पास शेड्यूलर एंड इट्स टाइप। शेड्यूलर जो है मेरा, इसको स्केड्यूलर भी बोलते हैं, बट माय प्रोनाउंसिएशन इज शेड्यूलर, तो अगर आप स्केड्यूलर बोलते हैं इट्स अप टू यू। सो जो मेरा शेड्यूलर है ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, मॉड्यूल दैट सेलेक्ट द नेक्स्ट जॉब प्रोसेस टू बी एडमिटेड इनटू द सिस्टम, कौन सी जॉब को नेक्स्ट टाइम पे परफॉर्म करना है वो मेरा शेड्यूलर डिसाइड करता है। द शेड्यूलर सिलेक्ट्स वन ऑफ द प्रोसेस फ्रॉम द अमंग ऑफ द प्रोसेस रेडी क्यू एंड एलोकेट सीपीयू टू इट। मतलब जो भी हमने प्रोसेस स्टेज के अंदर पढ़ के आए हैं, रेडी से उठाकर रनिंग तक का भेजने का काम का होता है, शेड्यूलर का होता है, और नेक्स्ट टाइम पे कौन सा वाला प्रोसेस जो है अब सीपीयू उसको मिलने वाला है, वो भी काम कौन डिसाइड करता है, शेड्यूलर डिसाइड करता है। ठीक है, मेरे पास 3 तरीके के शेड्यूलर होते हैं, मीडियम टर्म, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म। अभी हम लोग पढ़ के आए लास्ट टाइम। ठीक है, इसके अंदर कहाँ, ये लॉन्ग टर्म शेड्यूलर, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर, मीडियम टर्म शेड्यूलर, तो इसको भी एक्सप्लेन कर सकते हो आप। तो यहाँ पर इसके नाम है। अब शॉर्ट टर्म शेड्यूलर को हम सीपीयू शेड्यूलर बोलते हैं, और कभी कभी जो एग्जाम में है आपको इस तरीके के क्वेश्चन पूछते हैं, सीपीयू शेड्यूलर एक्सप्लेन करिए, और प्रोसेस स्वैपिंग शेड्यूलर एक्सप्लेन करिए, जॉब शेड्यूलर एक्सप्लेन करिए, क्योंकि रिवाइवा में क्वेश्चन पूछा भी था जॉब शेड्यूलर क्या होता है। तो जॉब शेड्यूलर का दूसरा नाम लॉन्ग टर्म शेड्यूलर होता है, जो लॉन्ग टर्म शेड्यूलर काम करता है वही काम जॉब शेड्यूलर करता है। ठीक है, ऐसे मीडियम टर्म शेड्यूलर का नाम होता है स्वैपिंग शेड्यूलर, और ये क्या काम कर रहा है वो तो भी हमने प्रोसेस स्टेज के अंदर देखा ही है। और इसमें जो मल्टी प्रोग्रामिंग की डिग्री होती है वो बहुत कम होती है, मतलब ज़्यादा प्रोग्राम्स को ये लोड नहीं कर पाता। ठीक है, लेकिन मीडियम वाला क्या करता है, रिड्यूस कर देता है डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग। ठीक है, बट ये कंट्रोल करता है मल्टी ऑफ डिग्री प्रोग्रामिंग। हमने स्टार्टिंग में देखा न्यू के अंदर कितने सारे मल्टीपल प्रोग्राम्स को ये एक टाइम पे लोड कर रहा है, तो इसकी जो डिग्री प्रोग्रामिंग कंट्रोल कर लेता है, ये कम करता है, और ये शॉर्ट वाला बिल्कुल ही लेस करता है। एक तरीके से जो स्पीड होती है इनकी सबसे ज़्यादा, जो शेड्यूलर इज़ वेरी फास्ट, सबसे जो छोटा है वो सबसे ज़्यादा फास्ट काम करेगा, जो मीडियम है उसकी मीडियम रहेगी स्पीड, और जो लॉन्ग है वो थोड़ा स्लो काम करेगा क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा काम करना है। एंड देन उसका जो मिनिमल टाइम शेयरिंग में, शेयरिंग करने में बहुत कम टाइम शेयर करता है, ये पार्ट टाइम शेयरिंग है, यानी ऑलमोस्ट एब्सेंट ही रहते हैं, तो बिल्कुल भी शेयरिंग नहीं करता। ठीक है, पर्पज़ क्या है इसका, इट सेलेक्ट्स द प्रोसेस फ्रॉम अमंग ऑफ द प्रोसेसेस दैट आर रेडी टू एग्जीक्यूट। शॉर्ट टर्म शेड्यूलर के अंदर और मीडियम टर्म शेड्यूलर के अंदर जो यहाँ पर आपको काम नजर आए, आप ये भी मेंशन कर सकते हो कि वेटिंग से लेके सस्पेंड के अंदर जो जाने का काम होता है वो मीडियम का होता है, और जो रनिंग से काम होता है वेटिंग का वो शेड्यूलर का होता है, शॉर्ट वाले का। एंड जो न्यू से और रेडी के अंदर जाने का काम होता है वो लॉन्ग टर्म शेड्यूलर का होता है, तो आप ऐसे भी मेंशन कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद आती है मेरे पास ये 1 लाइन डेफिनेशन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसके न्यूमेरिकल्स के अंदर आपको ये बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। ठीक है, फर्स्ट होता है आपका डिस्पैचर। डिस्पैचर क्या होता है, अभी हमने यहाँ पर देखा था
कि रेडी से आपकी जो भी प्रोसेस है उसको फर्स्ट वाले को लेकर ही किसको देता है, रनिंग स्टेट को देता है, ताकि आपका सीपीयू जो है प्रोसेस को मिल पाए। तो ये काम किसका होता है, डिस्पैचर का। अ कंपोनेंट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोसेस एंड एलोकेटिंग सिस्टम रिसोर्सेज। सिस्टम के रिसोर्सेज लाइक सीपीयू वगैरह को है और एग्जीक्यूशन को मैनेज करने का काम होता है डिस्पैचर का। ठीक है। थ्रूपुट का मतलब होता है, ये हम लास्ट टाइम में भी पढ़ा था, थ्रूपुट का मतलब होता है द रेट एट विच अ सिस्टम कंप्लीट टास्क और प्रोसेसेस ओवर गिवन अ टाइम। मतलब बहुत सारे मेरे प्रोसेसेस हैं, वो कितने टाइम में एग्जीक्यूट हो रहे हैं, कितने टाइम में कंप्लीट हो रहे हैं, उस चीज़ को हम बोलेंगे थ्रूपुट। ठीक है। टर्न अराउंड टाइम, टोटल टाइम टू एग्जीक्यूट अ प्रोसेस। एक प्रोसेस को कंप्लीट होने के लिए कितना टाइम लगता है, एग्जीक्यूट होने के लिए कितना टाइम लगता है, और वेटिंग टाइम भी हो गया हमारे इसमें, एग्जीक्यूशन टाइम हो गया, दोनों चीज़ों को मिलाकर मेरा टर्न अराउंड टाइम होता है। अब इसको ऐसे ही मत लेना, न्यूमेरिकल के अंदर ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, तभी आपको न्यूमेरिकल जो है वो समझ आने वाले हैं। सीपीयू यूटिलाइजेशन, सीपीयू यूटिलाइजेशन का मतलब होता है जो भी आपका टोटल काम हुआ है उसके अंदर सीपीयू आपको कितने टाइम के लिए मिला। ठीक है। वेटिंग टाइम होगा कि आपका स्पेंड वेटिंग टाइम इन द रेडी क्यू बिफोर टू बी एग्जीक्यूटेड, मतलब रेडी क्यू के अंदर आपको कितना वेट करना पड़ा एग्जीक्यूशन, अगर आपको एग्जीक्यूशन करानी है बट आप पहले तो किसमें खड़े हो, रेडी वाले क्यू में खड़े हो, तो उसमें आपको कितना वेट करना पड़ा, वो आपका वेटिंग टाइम है। फिर आपका रिस्पांस टाइम आता है। रिस्पांस टाइम के अंदर आपको आपने रिक्वेस्ट जब अपनी फॉर्म करी है तो आपको जैसे आप रेडी क्यू के अंदर हो, आप बोल रहे हो कि मुझे एग्जीक्यूशन करानी है, तो उस टाइम में आपने जब आपने बोला रिक्वेस्ट करी, फिर आपको कब रिस्पांस मिला तो उसका बोलेंगे आप रिस्पांस टाइम। फिर फेयरनेस के हर एक जो भी आपका रिसोर्स है, जो भी आपका प्रोसेस है, उसको प्रॉपरली जो है डिजर्व, जो भी वो डिजर्व करता है सिस्टम के अंदर, जो भी उसको रिसोर्सेज चाहिए, जो भी उसको मेक श्योर करना है, जितने भी उसको सीपीयू का टाइम चाहिए वो मिल रहा हो, ताकि हर एक प्रोसेस के साथ जो है फेयरनेस हो रही हो। ठीक है। प्रायोरिटाइज मतलब हर एक जो प्रोसेस होता है उसकी प्रायोरिटी डिसाइडेड होती है, तो उस टाइम पर जो है जिसकी ज़्यादा प्रायोरिटी है उसको ज़्यादा प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग अगर उसको एग्जीक्यूट करना है तो उसका एग्जीक्यूटर का जो ऑर्डर है वो पहले रहेगा। ठीक है। तो ये वन वर्ड या वन लेटर डेफिनेशन, लेटर नहीं वन लाइन डेफिनेशन जो है आप इनको लर्न कर लेना। ठीक है। ओके। नेक्स्ट आता है मेरे पास, हाँ जी, प्रिएम्प्टिव एंड नॉन प्रिएम्प्टिव। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मुझे लगता है आना चाहिए, और ये वाले जो दोनों कंसेप्ट हैं ये आपके आने वाले ये सारे शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स के अंदर यूज होंगे, तो आपको इन दोनों में तो बिल्कुल भी कोई डाउट होना नहीं चाहिए। डेडलॉक के अंदर आपका ये यूज होगा, डेडलॉक के अंदर भी आपको ये पता होना चाहिए। तो दोनों कंसेप्ट जो है बिल्कुल कुछ भी नहीं है, पहले मैं आपको बिल्कुल बेसिक सी चीज़ बता देती हूँ, उसके बाद हम लोग इसको पढ़ेंगे। प्रिएम्प्टिव के अंदर क्या होता है, अगर मेरा जो सीपीयू है वो कोई भी प्रोग्राम को, कोई भी प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर रहा है और कोई हाई प्रायोरिटी वाला आ जाता है, वो बोलता है मुझे पहले एग्जीक्यूट कर दो, तो जो सीपीयू है वो अच्छा मतलब अच्छा गुड वाला लुकिंग वाला बंदा है, वो बोलता है ठीक है अब मैं आपका काम बाद में कर दूंगा, पहले जिसकी हाई प्रायोरिटी उसका कर देता हूँ मैं। ठीक है। तो ये जो होता है प्रिएम्प्टिव, ये कर देता है, इसमें जो सीपीयू है वो दूसरे वाले के पास जा सकता है। लेकिन जो नॉन प्रिएम्प्टिव है ये थोड़ा सा खड़ूस वाला सीपीयू है, ये बोलता है नहीं भाई मैं जिसका पहले काम कर रहा हूँ उसी का काम कंप्लीट होगा, आप बाद में हो, आपको लाइन में लगना पड़ेगा, आपका काम बाद में होगा। ठीक है। तो ये वाला इनका मेन फंडा है कि ये वाला जो है सीपीयू जो है अच्छा है, वो दूसरों का काम भी कर लेता है, और ये वाला जो है वो पहले जिसका काम कर रहा है उसी का कंप्लीट करेगा, देन नेक्स्ट वाले पे प्रोसीड करेगा। ठीक है। A scheduling discipline is preemptive if the CPU can taken away from a process after being allocated। अगर किसी एक प्रोसेस को allocate हो गया है CPU तो उससे छीना जा सकता है। ठीक है। बट इसके अंदर टेकन अवे नहीं हो सकता जैसे कि प्रीएम्प्टिव के अंदर होता है। ठीक है। इन अनदर वर्ड, इफ the CPU has been allocated to a certain process, it can be snatched from this process any time, either due to the time constraint or due to priority reason। कोई भी रीज़न हो सकता है, चाहे वो हमारा टाइम वाले का रीज़न हो, टाइम कंस्ट्रेंट का रीज़न हो, चाहे हमारी प्रायोरिटी का रीज़न हो, तो इसे स्नैच आउट कर सकते हैं, टेकन अवे कर सकते हैं सीपीयू को, लेकिन इसके अंदर हम नहीं कर सकते। वी कैन से इन नॉन प्रिएम्प्टिव, तो हम बोलते हैं नॉन प्रिएम्प्टिव शेड्यूल के अंदर हमारा जो प्रोसेस चल रहा है पहले वो कंप्लीट होगा, रिलीज होगा, टर्मिनेट होगा, तब ये जो है वो क्या कर सकता है, आगे वाले काम को प्रोसीड कर सकता है। आफ्टर प्रीएम्प्शन, प्रीएम्प्टेड प्रोसेस इज अ सर्टन
पुट इन सर्टेन क्यू। तो अगर मेरा जब मैंने छीन लिया तो जो छीने वाला प्रोसेस है, फॉर एग्जाम्पल एक प्रोसेस 1 जो है वो एग्जीक्यूशन में था, प्रोसेस 2 आया, उसने बोला मुझे एग्जीक्यूट कर दो, तो उसने बोला ठीक है मैं प्रोसेस 2 कर लेता हूँ। तो प्रोसेस 1 है वो कहाँ जाएगा, वो जाएगा वापस से रेडी क्यू के अंदर, ठीक है। तो इसके अंदर तो ऐसा कोई काम होता ही नहीं है, तो उसको कहीं जाने की जरूरत नहीं होती। प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग इज कॉस्टली एज कम्पेयर टू द नॉन प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग कॉन्टेक्स्ट विच ऑल्सो इन्वॉल्व ओवरहेड एंड प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग। अब आपको पता है जब आप अपना काम कर रहे हो एक पर्सन का एंड दूसरे पर्सन को आप क्या है बोल रहे हो कि आपका काम कर देता हूँ, तो जो पहला वाला पर्सन है उसको वेट कराना पड़ेगा। उसको वेट कराने के लिए आप ऐसे खड़ा नहीं रहने दे सकते, उसको कहीं ना कहीं आपको जगह देनी पड़ेगी। तो जगह देने के लिए आपको क्या करना पड़ रहा है, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग करनी पड़ रही है। तो कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग के अंदर जो है आपका ओवरहेड बढ़ जाता है, आपका जो काम है उसकी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी, ठीक है। बट इसके अंदर ऐसा कुछ केस नहीं है, तो उसमें ज़्यादा कॉस्ट भी हमारी वेस्ट नहीं होती। इन प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग हायर प्रायोरिटी जॉब्स आर प्रोसीड बिफोर द लोअर प्रायोरिटी जॉब्स। इसके अंदर हमेशा जो है हायर प्रायोरिटी वाले, अगर 4 प्रोसेस हैं, पहला वाला प्रोसेस चल रहा है तो सेकंड वाला प्रोसेस आया, उसकी हाई प्रायोरिटी थी P1 से, तो उसने अपना काम करा लिया। फिर P3 आया, उसकी भी हाई प्रायोरिटी, उसने भी अपना काम करा लिया। फिर P4 आया, उसने भी अपना काम करा लिया। लेकिन जो सबसे पहले आया था वो तो बेचारा वेट ही करता रह गया क्योंकि उसकी प्रायोरिटी कम थी। बट इसके केस में ऐसा नहीं होता, जो लॉन्गर है या शॉर्टर है उसको कोई मतलब नहीं है, जो पहले आया वो उसको पहले एग्जीक्यूट कर देगा, ठीक है। अब इन दोनों की एग्जांपल्स होती हैं, जैसे राउंड रॉबिन वाला जो है वो प्रीएम्प्टिव है एंड हमारी शॉर्टेस्ट जो फर्स्ट है वो हमारी प्रीएम्प्टिव है। एंड जो हमारी नॉन प्रीएम्प्टिव होता है इसमें FCFS यानी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व एल्गोरिथम आती है। ये एल्गोरिथम्स के बारे में भी हमने पढ़ना है, तो आई होप कि आपको इनका डिफरेंस क्लियर है और आपने इसी तरीके से मेंशन करके आना है, ठीक है। हाँ जी, तो यहाँ पे हमारे पास आता है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। सबसे पहले ये हम लोग हमारा एक डेटा स्ट्रक्चर भी है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाला। तो क्यू को जो हम बोलते हैं फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व शेड्यूलिंग होती है उसके अंदर भी। तो जो पहले आएगा, इसका नाम से क्लियर है, रेडी क्यू के अंदर जो पहले आएगा उसको पहले प्रोसेस किया जाएगा, उसको पहले एग्जीक्यूट किया जाएगा। और इसका एडवांटेज क्या है, ये ईजी है। जैसे आएगा जिस पैशन में आ रहा है, जिस पैशन में आ रहा है उसी तरीके से इसको एग्जीक्यूट करेंगे, तो उसको अंडरस्टैंड करना ईजी है। जैसे जैसे 1 बाय 1 आ रहे हैं वैसे वैसे एग्जीक्यूट कर रहे हैं। और इसको इंप्लीमेंट करना भी ईजी है क्योंकि बेसिक डेटा स्ट्रक्चर क्यू की हेल्प से ये इंप्लीमेंट हो जाता है। बट इसका ड्रॉबैक जो है वो ये है कि इफेक्ट पड़ता है कि अगर बहुत छोटा सा है, फॉर एग्जाम्पल 2 सेकंड का एक प्रोसेस है, बाकी 20-50 सेकंड के है, बट उसको कितना वेट करना पड़ेगा कि जब तक आगे वाला एग्जीक्यूट नहीं होंगे तब तक मुझे, तब मेरा तो 2 सेकंड का काम है, तब भी वो लोग जो है वो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व को ही प्रेफर करें। तो उस टाइम पे जो है वो गेट स्टक हो सकता है। वेटिंग टाइम जो है शॉर्टर जॉब्स के अकॉर्डिंगली वो इंक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट आता है आपका शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट। शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट शेड्यूलिंग प्रायोरिटाइज द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोसेसेस विद द शॉर्टेस्ट बर्स्ट टाइम एग्जीक्यूशन टाइम फर्स्ट। दिस कैन बी आइदर प्रीएम्प्टिव और नॉन प्रीएम्प्टिव। जो SJF फैमिली, इसका मतलब होता है शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, यानी कि जो मेरी सबसे छोटी जॉब है मैं उसको पहले करूंगी। एंड जो जैसे फॉर एग्जाम्पल बस 2 सेकंड का एक प्रोसेस है, 5 का है, 10 का है, तो जो सबसे छोटे वाला है उसको मैं पहले एग्जीक्यूशन में लेकर आऊंगी। बट इसके अंदर जो हमें एग्जीक्यूशन टाइम है वो पता होना चाहिए, क्योंकि तभी तो हम ये पता लगाएंगे ना कि कौन सबसे छोटा है, कौन सबसे प्रोसेस सबसे छोटा है। जो एग्जीक्यूशन टाइम होता है वो ही मेरा बर्स्ट टाइम होता है, ठीक है। तो इसके एडवांटेज क्या है कि इसके अंदर जो हमारा वेटिंग टाइम है वो कम हो जाएगा, एवरेज रहेगा, मिनिमाइज हो जाएगा। टर्न अराउंड टाइम भी इसमें एवरेज रहेगा एंड जो इसमें एग्जीक्यूशन है वो फास्ट हो जाएगी आपकी, क्योंकि फटाफट छोटे छोटे वाले रिसोर्सेज जो है जल्दी जल्दी एग्जीक्यूट हो जाएंगे। बट इसका डिसएडवांटेज रहता है कि बस टाइम का जो है एग्जीक्यूशन का टाइम जो है वो हमें पहले से एडवांस में पता होना चाहिए। एंड ज़रूरी नहीं है कि हर बार हमें जो एग्जीक्यूशन का टाइम है वो हमें पता हो, हमारे लिए अवेलेबल हो। एंड जो SJF होता है इसका सेकंड वर्जन भी होता है, एक प्रीएम्प्टिव होता है, एक नॉन प्रीएम्प्टिव होता है। जो SJF होता है वो मेरा प्रीएम्प्टिव होता है, एक SRT होता है वो मेरा नॉन प्रीएम्प्टिव होता है। अभी हमें पढ़ाऊंगी वो भी आपको, ठीक है। उसके बाद आता है प्रायोरिटी शेड्यूलिंग। इसके नाम से ही क्लियर है कि हर एक प्रोसेस के पास प्रायोरिटी होगी एंड वो प्रायोरिटी के हिसाब से हाईएस्ट प्रायोरिटी जिसकी होगी वो पहले एग्जीक्यूट होगा, देन ऐसे करके जो लोएस्ट प्रायोरिटी वाले वो एंड में एग्जीक्यूट होंगे, ठीक है। उसके एडवांटेज क्या होंगे, एग्जीक्यूशन ऑफ इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस फर्स्ट, मतलब एक जो है इंपॉर्टेंट काम है एक बंदे को बहुत ज़्यादा, तो उसका इंपॉर्टेंट काम पहले हो जाएगा, ठीक है। बट अगर हमें पता ही नहीं है कि किसके पास इंपॉर्टेंट काम है, किसका इंपॉर्टेंट काम नहीं है, तो हम तो 1 बाय 1 करते रहेंगे। तो प्रायोरिटी शेड्यूलिंग के अंदर हमारा एडवांटेज है कि हमारा जो इंपॉर्टेंट काम है वो पहले एग्जीक्यूट हो जाएगा। और रियल टाइम के अंदर जो हमने पढ़ा था कि रिस्पॉन्ड चाहिए होता है इंपॉर्टेंट काम्स को, क्रूशियल कामों को, तो वो रिस्पॉन्ड टाइम जो है वो इसका जो है अच्छा रहेगा। डिसएडवांटेज होगा इसका लो प्रायोरिटी प्रोसेस, तो बेचारे स्टारवेशन की प्रॉब्लम में फंस जाएंगे। स्टारवेशन की प्रॉब्लम होती है कि एक प्रोसेस की जो प्रायोरिटी है वो कम है, तो जैसे जैसे हाई प्रायोरिटी वाले आते रहेंगे, फॉर एग्जांपल 1 बाय 1 हाई प्रायोरिटी वाले आ जा रहे हैं, तो जो पीछे वाला स्टारवेशन वाली प्रॉब्लम है वो अकर हो जाएगी। इसका मतलब ऐसी सिचुएशन अकर होना जिसके अंदर लो प्रायोरिटी वाला अपना काम ही नहीं कर पा रहा, उसको हम बोलते हैं स्टारवेशन, ठीक है।
तो इनडेफिनेट टाइम के लिए उसको वेट करना पड़ेगा, उसको खुद को नहीं पता कि मुझे कब तक वेट करना है। उसके बाद आता है राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग। इसके अंदर राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग के अंदर हमें टाइम स्लाइस दिया जाता है, जैसे हमने टाइम शेयरिंग के अंदर डिस्कस किया था, वहां पर भी इस एल्गोरिदम की यूज होता था, जो मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर अच्छे से बताया था। राउंड रॉबिन के अंदर आपको टाइम स्लाइस होता है। फॉर एग्जाम्पल आपको 20 सेकेंड मिले हैं काम करने के लिए और आपके पास 5 टास्क हैं, तो हर टास्क को आप 2-2 सेकेंड में डिवाइड कर दो, 3-3 सेकेंड में डिवाइड कर दो। तो आपको अपने टाइम को स्लाइस में डिवाइड करना है और हर टास्क को परफॉर्म करना है। पहले आपने टास्क 1 परफॉर्म किया 2 सेकेंड, फिर टास्क 2 पे, फिर टास्क 3 पे, टास्क 4 पे 2-2 सेकेंड का जो आप स्विच करते रहेंगे उनके बीच में। तो वो वाला जो काम है वो राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग का है, ठीक है। और इट्स प्रीएम्प्टिव एंड प्लेस बैक इन द रेडी क्यू। और ये भी प्रीएम्प्टिव है, अगर कोई हाई प्रायोरिटी वाला आ जाता है, तो अगर आप टास्क 4 पे है, उसको करना था पर टास्क 6 आ गया कोई, उसने बोला पहले मुझे करो, तो वो वापस से भेज देगा रेडी क्यू के अंदर टास्क 4 को और टास्क 6 को करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। इसके अंदर भी जो है फेयरनेस के हिसाब से काम होता है, क्योंकि सबको सेम टाइम मिल रहा है, तो इसके अंदर जो स्टारवेशन वाली प्रॉब्लम है वो अगर नहीं होती इतनी, ठीक है। डिफाइंड टाइम होता है, इसके अंदर टाइम क्वांटम होता है जिसका यूज किया जाता है। बट डिसएडवांटेज, लॉन्गर टाइम स्लाइस में रिजल्ट इन हायर एवरेज टाइम स्लाइस। अगर आपने जो स्लाइसेस हैं बहुत बड़े बड़े कट कर दिए, लाइक आपने 2200 सेकेंड्स का कर दिया एक टास्क के लिए, तो उस तरीके के जो आपके स्लाइस हैं वो एवरेज टाइम को बहुत ज़्यादा बढ़ा देंगे एंड लॉन्गर प्रोसेसेस हो जाएंगे, हर काम को बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ेगा। शॉर्ट टाइम स्लाइस जो है वो कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग में हमारे ओवरहेड बढ़ा देते हैं, मतलब दोनों तरीके से प्रॉब्लम आ रही है। ज़्यादा टाइम वाला बना रहे हैं तो वेटिंग टाइम इंक्रीज हो जाएगा आपका, और अगर आप शॉर्ट बढ़ा रहे हैं तो हमारा स्विच का जो ओवरहेड है, हर बार जो स्विच करना है, क्योंकि पिछले वाले को तो हमें कहीं ना कहीं स्टोर करना पड़ेगा, तो उसका जो ओवरहेड है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आता है मल्टी लेवल क्यू और मल्टी फीडबैक क्यू। इनके सबके आपको न्यूमेरिकल मिलेंगे, इन दोनों के न्यूमेरिकल्स नहीं है, ये सिंपल आपको जस्ट मेंशन करने हैं। मल्टी लेवल क्यू शेड्यूलिंग डिवाइड्स प्रोसेसिंग इनटू सेपरेट क्यूज। जो मल्टी लेवल क्यू है, इसके नाम से क्लियर है, इसमें डिफरेंट क्यूज होंगे आपके, जिसके अंदर अपने प्रोसेसेस को आप डिवाइड कर देंगे विद ईच क्यू हैविंग इट्स ओन शेड्यूलिंग एल्गोरिदम। हर एक क्यू की अपनी एक एल्गोरिदम होगी, ठीक है, अलग अलग। प्रोसेसेस आर असाइंड टू डिफरेंट क्यूज बेस्ड ऑन स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक। जो भी उनका काम है स्पेसिफिकली उसको उसके हिसाब से कैरेक्टराइज किया जाएगा, एंड ये हमारी हेल्प करता है डिफरेंट शेड्यूलिंग पॉलिसीज इसके अंदर हम अप्लाई कर सकते हैं, बिकॉज हर क्यू अलग अलग है। फॉर एग्जाम्पल हम एक काम कराना है तो उसमें हम 5 क्यू का यूज कर रहे हैं, तो एक क्यू के अंदर हमने FCFS लगा दी, एक में शॉर्टेज ऑफर्स लगा दी, एक में राउंड रॉबिन लगा दी, तो अलग अलग हम लोग जो है आप शेड्यूलिंग एल्गोरिदम को, पॉलिसीज को क्या कर पा रहे हैं, अप्लाई कर पा रहे हैं, ठीक है। हेट्रोजीनियस काम हो सकता है इसमें। उसके बाद आता है डिसएडवांटेजेस का। जब हम लोग अलग अलग क्यूज के अंदर काम करा रहे हैं तो उनको मैनेज करना क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स हो जाएगा हमारे लिए, ठीक है। एक और क्यू बनाना पड़ेगा तो उन सारों के इंफॉर्मेशन को क्या करेगा, स्टोर करेगा, तो वो ओवरहेड बढ़ जाएगा हमारे लिए, वो मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। फिर आता है एक मल्टी लेवल फीडबैक क्यू, इसी की एक्सटेंशन है कि हम लोग जो है फीडबैक भेजते हैं, बिकॉज अभी Q1 के अंदर कितना काम हुआ ये हमें नहीं पता, Q2 के अंदर कितना काम चल रहा है ये हमें नहीं पता, तो फीडबैक क्यू के अंदर शेड्यूलिंग इज एन एक्सटेंशन ऑफ मल्टी लेवल क्यू। इसकी एक्सटेंशन है वेयर प्रोसेसेस कैन मूव बिटवीन क्यूज बेस्ड ऑन देयर बिहेवियर के अकॉर्डिंग जो है वो 1 क्यू से सेकंड वाले क्यू में मूव कर सकता है, सेकंड वाला थर्ड में मूव कर सकता है। प्रोसेसेस में मूव टू हायर और लोअर प्रायोरिटीज क्यू ओवर टाइम। अब अगर फॉर एग्जांपल एक काम जो प्रोसेस चल रहा था वो 2 के अंदर चल रहा था और वो जो है वो लोअर प्रायोरिटी वाला है, और उस काम को एग्जीक्यूट होना है तो वो थर्ड वाले के अंदर चला जाएगा कि मेरा काम एग्जीक्यूट हो जाए। तो इस तरीके से जो है हम फीडबैक भेजते रहेंगे। एडवांटेज, it adapts to the dynamic behavior of the processes over time, allowing more efficient resources allocation। efficient allocation होती है इसमें, जैसे उसको लगेगा उसका behavior जो है चेंज हो रहा है वो दूसरे के अंदर मूव कर सकता है। फिर डिसएडवांटेज आते हैं implementing and managing the feedback mechanism to adjust processes priorities queues assigned can be complex। अब ये इस तरीके से फीडबैक भेजना एंड उसके बिहेवियर को मैनेज करना, वो सब चीज़ें जो है कॉम्प्लेक्स हो जाएंगी। हर एक शेड्यूलिंग एल्गोरिदम का अपना एक ट्रेड ऑफ होता है, हर किसी के एडवांटेज होते हैं, हर किसी के डिसएडवांटेज होते हैं। ये आपको मोस्टली पूछा ही जा सकता है, बट ये आपको लिखने का तब फायदा है जब आप इसके न्यूमेरिकल के साथ इसको आप एक्सप्लेन करेंगे। आपको इसके बीच में डिफरेंसेस भी आ सकते हैं कि राउंड रॉबिन और FCFS में क्या डिफरेंस है, ठीक है। जो मेजर डिफरेंस है वो इन दोनों के अंदर है, तो वो मैंने लिख दिया है। बाकी वाले आप यही वाला जो है मेंशन करें, बस इनकी जो न्यूमेरिकल पार्ट है वो आपने लिखना है। वो वाली वीडियो मैं आपकी कल तक बना दूंगी एंड आपको मिल जाएगी, ठीक है।
जो शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट है, जो हमने अभी ऊपर हमने एक्सप्लेन किया वही सेम है कि ये हमारी प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग काम करती है, प्रीएम्प्टिव होती है। कौन सी होती है? प्रीएम्प्टिव होती है। हाँ जी, SJF शेड्यूलिंग सिलेक्ट्स द प्रोसेसेस विद द शॉर्टेस्ट बर्स्ट टाइम फॉर एग्जीक्यूशन फर्स्ट, मतलब जिसकी सबसे ज़्यादा शॉर्टेस्ट बर्स्ट टाइम होगा, शॉर्टेस्ट एग्जीक्यूशन टाइम होगा, उसको हम सबसे पहले एग्जीक्यूट करेंगे। इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए नॉन प्रीएम्प्टिव SJF का यूज़ करते हैं। वंस अ प्रोसेस स्टार्टिंग एग्जीक्यूटिंग, अगर हमें स्टार्ट कर दिया किसी भी प्रोसेस को एग्जीक्यूट करना, तो वो तभी खत्म होगा जब उसकी कंप्लीट हो जाएगा या फिर उसको शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट की तरफ टर्मिनेट कर दिया जाएगा उसकी जॉब को। ठीक है, इन प्रीएम्प्टिव SJF द करंटली रनिंग प्रोसेसेस कैन बी इंटरप्टेड इफ अ न्यू प्रोसेस विद अ शॉर्टर बर्स्ट टाइम अराइव्स। ओके, अगर मेरा एक जॉब चल रही है और दूसरा जो है शॉर्टेज जॉब फर्स्ट वाला वो 2 सेकंड का था, फिर 1 सेकंड का प्रोसेस आता है, उसको डिस्टर्ब कर सकता है, पर ये नॉन प्रीएम्प्टिव है, देगा नहीं है, अपनी जॉब को पहले कंप्लीट करेगा, देन उसको फिर है CPU प्रोवाइड करेगा। ठीक है, इसके अंदर जो हमारा एवरेज टाइम होता है वो मिनिमाइज हो जाता है, टर्न अराउंड टाइम भी मिनिमाइज होता है, सेम चीजें हैं जो हमने ऊपर पढ़ी है। लेकिन जो SRT है इसकी क्या डेफिनेशन है? ये है शेड्यूलिंग रिमेनिंग टाइम, शेड्यूलिंग रिमेनिंग टाइम या फिर शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम। ठीक है, इन अ प्रीएम्प्टिव वर्जन ऑफ SJF where the currently running processes can be preemptive if a new process arrive with a shorter burst time and the remaining time that currently running process। अब देखो सिंपल सा डिफरेंस है, काम दोनों सेम कर रहे हैं कि दोनों का काम क्या है, दोनों को पहले बर्स्ट टाइम पता होना चाहिए तभी काम करना स्टार्ट करेंगे, एंड जिसका भी सबसे कम टाइम है उसको एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर देंगे। पर ऊपर वाले के अंदर अगर काम चल रहा है और कोई प्रोसेस आता है, पहले 5 सेकंड वाला चल रहा था, 2 सेकंड वाला आता है, वो बोलता है मुझे एग्जीक्यूट कर दो, तो ये मना कर देगा कि नहीं करना। बट ये वाला जो है वो बोलेगा ठीक है आपका टाइम मुझसे भी कम है तो मैं वापस से चल जाता हूँ रेडी क्यू के अंदर, आप अपना काम कर लो। तो बस इतना सा फर्क है इसके अंदर। ठीक है, SRT हमें अलाउ करता है, प्रीएम्प्टिव है, और ये हमारे लिए नॉन प्रीएम्प्टिव है। ठीक है, इसकी इम्प्लीमेंटेशन कैसे होती है? शेड्यूलर कंपेयर इट्स बर्स्ट टाइम, जैसे आएगा उन दोनों के बर्स्ट टाइम कंपेयर होंगे। उसके बाद जो है अगर रनिंग प्रोसेस का बर्स्ट टाइम जो है ज़्यादा होगा, वापस से कहाँ पे चला जाएगा? हमारे रेडी क्यू के अंदर, एंड जो बाकी वाले प्रोसेस है वो करंटली एग्जीक्यूट होने वाला वो रुक जाएगा, एंड दूसरे वाला जो है वो आकर अपना काम करना शुरू कर देगा। ठीक है, उसके बाद ये हमारे डायनामिकली चेक करता है, डायनामिकली मतलब रन टाइम पे चेक कर रहा है दोनों के बर्स्ट टाइम को। इसका एडवांटेज ये है, रन टाइम पर भी ये अपना काम कर रहा है और इसका जो वेटिंग टाइम है वो भी रिड्यूस हो जाता है, बिकॉज ये और भी अच्छा हो गया, जिसका और कम टाइम है उसको एग्जीक्यूट कर रहा है। बट इसका डिसएडवांटेज ये रहेगा कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग करनी पड़ेगी, वो बीच में रुकना नहीं चाहता बट ये रुक रहा है और अपने आप को चेंज कर रहा है पोजीशन को, तो जब पोजीशन चेंज होगी, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग होगी तो टाइम लगेगा। ठीक है, तो ये दोनों के बीच में डिफरेंस है, एंड उसके बाद हमारा टॉपिक खत्म। तो इस वीडियो के अंदर हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर किया है, जैसे हम लोगों ने इन दोनों के डिफरेंस पढ़े, सारी शेड्यूलिंग एल्गोरिदम्स पढ़ी, प्रीएम्प्टिव नॉन प्रीएम्प्टिव पढ़ा, ठीक है, इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस पढ़ी, एंड हमने शेड्यूलिंग पढ़ी, तीनों तरह की शेड्यूलिंग को हमने एक्सप्लेन किया, पीसीबी पढ़ा, प्रोसेस की स्टेज को पढ़ा, उनको हमने एक्सप्लेन किया है बहुत अच्छे से, तीनों प्रोग्राम्स, थ्रेड और प्रोसेस को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। अगर आपको समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक करा करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, एंड कमेंट करके बताया करें कैसी लग रही है आपको वीडियो। एफर्ट्स बहुत सारे लगते हैं, हमारे एफर्ट्स को आप अप्रिशिएट करें, एंड इसके आगे आपको इसके न्यूमेरिकल्स मिलेंगे, तब तक के लिए आपको इस वाले पार्ट को अच्छे से क्लियर रखना है, एंड ये वाली जो डेफिनेशंस है ये आपके लिए होमवर्क है, ये आपको पता होने चाहिए, देन आपको जो न्यूमेरिकल्स में हेल्प मिलेगी। तो सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर माय वीडियो। ओके बाय गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।